नमस्कार दोस्तों। आईएएस से जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग बनाने वाले हैं चौथे टेस्ट को, और यह जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों यह यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 एवं यूपीपीसीएस आरओ एआरओ एग्जामिनेशन के लिए होगा। ठीक है, हम लोग का टारगेट जो है दोस्तों एग्जाम से पहले 100 टेस्ट को कंप्लीट कराने का है। तो आज हम लोग चौथे टेस्ट को बनाएंगे और आपको जो है प्रत्येक दिन सुबह 8 से 10 बजे के बीच में एक टेस्ट मिल जाया करेगा। तो आप लोग जो है प्रत्येक दिन टेस्ट को जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूपीपीसीएस से संबंधित बहुत सारे जो वीडियो या मटेरियल्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ आपके पास जरूर पहुंच जाया करे। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिए। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, इसका जो भी सही उत्तर होगा दोस्तों उसे मैं टिक आउट कर दूंगा और आप अपने हिसाब से देखेंगे कि आपके हिसाब से कौन सा सही उत्तर होगा और आपका कितना प्रश्न टोटल सही होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का राज्यपाल। यानी कि भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं कौन, और दिलाते हैं राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, और यदि मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, तो वो दिलाते हैं राष्ट्रपति। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा कौन करता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर आप दीजिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवादों का निपटारा करना है वो कौन करेगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है कहाँ पे निहित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी में। ओके, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ निहित है, यह है डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। यह जो है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सिविल सेवा बोर्ड जो होता है उसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कैबिनेट सचिव होते हैं। ठीक है, सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, कैबिनेट सचिव होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। देख लेंगे ऑप्शन के अनुसार, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यान देंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, पारित प्रस्ताव के द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष को यानी कि लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है दोस्तों, तो ये है ओम बिरला जी। ठीक है, कौन है, ओम बिरला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का संविधान जो है गणतंत्रात्मक क्यों है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, यहाँ वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई वंशानुगत शासक नहीं है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण जो है किसने दिया था। बहुत ही इजी प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। ठीक है, अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में 1913 ईस्वी में किसने किया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। किसने किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? ठीक है, बिहार के बारे में पूछ रहा है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, कैमूर, खड़गपुर, कांवर झील और बरेला झील। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कांवर झील। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कांवर झील। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ठीक है, अपने नगर नियोजन के लिए जो है प्रसिद्ध थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, मिस्र की सभ्यता, भारत की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता। तो देख लेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? यह थी सिंधु घाटी की सभ्यता। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, वह कौन थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म अपना लिया। इससे पहले वो बौद्ध थे। ठीक है, अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मथुरा कला, मधुबनी कला, गंधार कला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गंधार कला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कला जो है ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो है गंधार कला। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन, ठीक है, दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा या फिरोज खिलजी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन जो है निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? यह किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? किसने कहा था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, कांग्रेस के बारे में लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल जो है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, केशव चंद्र सेन के द्वारा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, एमजी रानाडे के द्वारा या गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एमजी रानाडे के द्वारा। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एमजी रानाडे के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भू राजस्व। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? यह थी भू राजस्व। ओके, यानी टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? ठीक है, कौन सा मुगल बादशाह था जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। ठीक है, अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। राइट उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसके तिथि का सही मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले यदि मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे गौर करेंगे, यदि मैं सबसे पहले बात करूँ तो रॉलेट एक्ट। तो देखिए रॉलेट एक्ट कब होता है? तो रॉलेट एक्ट जो होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट जो होता है, गौर करेंगे यहाँ पे, रॉलेट एक्ट जो होता है दोस्तों, ये कब होता है? 19 मार्च 1919 को। ठीक है, 19 मार्च 1919 को होता है।
फिर मैं बात करूं रॉलेट सत्याग्रह का, ठीक है, रॉलेट एक्ट था, एक रॉलेट सत्याग्रह था। तो रॉलेट सत्याग्रह कब होता है दोस्तों? तो रॉलेट जो सत्याग्रह होता है यह होता है 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब होता है? तो ये जो होता है दोस्तों ये होता है 2 दिसंबर 1919 को, ठीक है, 2 दिसंबर 1919 को। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? ये होता है 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। यानी इस प्रकार हो जाएगा 1, 2, 4 और 3, ठीक है, 1, 2, 4 और 3। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 4 और 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान देंगे, सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है आरोही क्रम में, ठीक है। भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो यहाँ पे पहले हो जाएगा, ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रोहतास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन से जो है सही हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं यहाँ पे दोस्तों, ठीक है ना, तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो इसका निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया, बिल्कुल पहला तो सही है। दूसरा है यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह भी सही है। फिर है यह हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में के मध्य स्थित है, यह भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह भी सही है, ठीक है। चारों के चारों सही दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, सतपुड़ा और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल और विंध्याचल और अरावली, ओके। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए, ओके। एक तरफ जो है लौह अयस्क क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सही हो सकता है, ओके। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे यदि दोस्तों, तो बादाम पहाड़ जो है कहाँ पे है दोस्तों? तो बादाम पहाड़ जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। यानी ए का तो हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। बादाम पहाड़ कहाँ है? बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, ओके। यदि मैं बात करूं डल्ली राजहरा, ठीक है, डल्ली राजहरा, तो ये डल्ली राजहरा कहाँ है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। डल्ली राजहरा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख की बात करूं दोस्तों तो कुद्रेमुख कहाँ है? कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक में है, ठीक है। और नोआ मुंडी की बात करूं तो नोआ मुंडी जो है ये झारखंड में है, ठीक है। तो 2, 3, 4 और 1 हमारा जो है सही उत्तर होगा। देख लेते हैं 2, 3, 4 और 1, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। माउंट किलिमंजारो जो है कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, केनिया, मलावी, तंजानिया और जाम्बिया, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया में, ठीक है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? वह है माउंट किलिमंजारो, याद रखेंगे, और वो कहाँ स्थित है? वह है तंजानिया में, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? उत्तर दक्षिण से उत्तर है, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम है, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, ठीक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। यानी दक्षिण पश्चिम से कैसे हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ जो है दोस्तों देश दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों, उज्बेकिस्तान की तो राजधानी कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है वह ताशकंद है। कहाँ है, ताशकंद है। ओके, और तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है आसगाबाद है। ठीक है, तो इस प्रकार जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, देख ले, जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्यात में वृद्धि होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन जो है मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा, तो यह क्या होगा, निर्यात में वृद्धि होगा। ठीक है, यानी कि मुद्रा का वैल्यू जो है घट जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्यात में वृद्धि होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे देख लेंगे, बैंक दर, सीमांत स्थानीय सुविधा दर, प्रतिवर्ती रेपो दर या रेपो दर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है आरबीआई से संबंधित नहीं है। ठीक है, आरबीआई से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे देख लेंगे आप। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऋण नियंत्रण करना, ये आरबीआई का काम है। ठीक है, मुद्रित नोट जारी करना, ये भी आरबीआई का काम है। जनता को पैसा उधार देना, ये आरबीआई का काम नहीं है। ठीक है, जब आरबीआई जो है बैंकों को पैसा उधार देती है, ना कि जनता को देती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ही हमारा गलत है। फिर चौथा देख लेते हैं, अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना, ये भी सही है। ठीक है, तो केवल 3 जो है इसमें नहीं होगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर है, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। ओके, तो देख लेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना का। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ओके, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेंगे। जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कुजनेट्स को। इनको कहा जाता है साइमन कुजनेट्स को। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, वाशिंगटन डीसी में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन, ठीक है, यानी कि रेगुलेट्स कौन करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन, ठीक है, जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है, उत्तराखंड में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया, इसे किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान, भारत, जापान या चीन। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है, ये है क्या, ऑप्शन सी, जापान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के बाद जातिगण जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देख लेंगे, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। कौन बनेगा, आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरिम बजट 2024-25 की राशि कितनी है। अंतरिम बजट 2024-25 जो है उसकी राशि कितनी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 47.66 लाख करोड़। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2024-25 के अनुसार पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय,
ठीक है, पूंजीगत व्यय के परिव्यय में कितनी बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 गुना। कितना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन, देख लेंगे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय सिंह। क्या हो जाएगा, संजय सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेंगे ऑप्शन के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होने वाला है ऑप्शन सी, अजय जडेजा को। किनको किया गया था, अजय जडेजा को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की मूल श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गुयाना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस तिथि को पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। ओके, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 नवंबर को। कब, 21 दिसंबर को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023, ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2023 जो है साहित्य के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन फॉन्से को। किन्हें किया गया है, जॉन फॉन्से को। नेक्स्ट प्रश्न है, नागेबाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है। नागेबाजा शब्दावली, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जूडो से। किससे है, जूडो से है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोलांग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। प्रोलांग, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा पंचम भाषा का। ठीक है, पंचम पीढ़ी का है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि कोष का मुख्यालय जो है कहाँ है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम में। कहाँ है, रोम में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। नक्टा लोक नृत्य का संबंध जो है दोस्तों किस राज्य से है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से। ठीक है, नक्टा लोक नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट प्रश्न है, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्यंत्र से है। निखिल बनर्जी का, ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन है, सितार से। किनसे है, सितार से है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर, यानी राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास होता है। लाल रंग का परास जो है दोस्तों कितना होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 6200 एम्पियर से 7800 एम्पियर। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपन के आयाम के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है। लाल रंग की वस्तु जो है लाल क्यों दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह लाल रंग को क्या करता है, परावर्तित करता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है। कार्य का मान जो है किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ध्यान देंगे, ये हो जाएगा जब विस्थापन शून्य हो, एक तो ये हो जाएगा, और बल एवं विस्थापन की दिशाएं जो है परस्पर लंबवत हो। ठीक है, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा क्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुष्कित लेटेक्स के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं, ठीक है, सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है, मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। तो सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्पात। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, कार्नेलाइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ पे देख लेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटेशियम का। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, पोटेशियम का है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीलियम के नाभिक में होते हैं, हीलियम के नाभिक में जो है दोस्तों क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन होता है, देख लेंगे। तो हीलियम के नाभिक की यदि मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या होते हैं, माणिक्य और नीलम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है, जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें चांदी का प्रतिशत कितना होता है। तो यह होता है 0%। कितना होता है, 0% होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जो है सर्वाधिक है, ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा जो है सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एल्कोहल का, एल्कोहल का हो जाएगा, ठीक है, एल्कोहल का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्कोहल हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। ओके, देख लेंगे। यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस जो है दोस्तों उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों ये किया जाता है रासायनिक रूप में, ठीक है, रासायनिक रूप में। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, ठीक है, विस्फोटक नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये विस्फोटक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, देख लेंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन है, नीलहरित शैवाल। कौन हो जाएगा, नीलहरित शैवाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु में वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को जो है क्या करते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, देख लेंगे ऑप्शन के अनुसार। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सही उत्तर का चयन करना है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, सुंदरी क्या हो जाएगा, सुंदरी होगा न्यूमेटॉफोर हो जाएगा, न्यूमेटॉफोर हो जाएगा। अमरबेल की बात करें दोस्तों तो अमरबेल हो जाएगा चूसन मूल हो जाएगा, ठीक है। सिंघाड़ा का बात करूं मैं, सिंघाड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, सिंघाड़ा हो जाएगा स्वांगिक कारक मूल हो जाएगा, और प्याज होगा भूमिगत तना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 और 3, यानी राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी, ठीक है, आर्थोप्लास्टी क्या है शल्य क्रिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में
पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? ठीक है, इंसुलिन में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, टीन, जस्ता, तांबा और एल्यूमिनियम। तो सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ता में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है हेपेटाइटिस से? ठीक है, यकृत, फेफड़ा, हृदय या मस्तिष्क? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यकृत। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने 75 प्रश्न को कंप्लीट किया है और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।